गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में देखिए, मैंने कुछ पिछले वीडियोस में आपको सभी परजीवी जैसे प्रोटोजोअन्स, बैक्टीरिया और वायरसेस के द्वारा होने वाले सभी रोगों को विषय में बता दिया है। अब आपका शुरू होते हैं कि जैसे रोग बताया जाएगा और उस रोग का उपचार क्या है, उस रोग का नियंत्रण क्या है, ये सब बताए जाएंगे। तो उसमें से पहला आता है हमारा मलेरिया। तो आज हम जानेंगे मलेरिया के विषय में। आप लोग सभी लोग मोस्टली लोग जानते हैं मलेरिया क्या होता है। देखिए, मलेरिया में बुखार आ जाता है, सर्दी लगती है, इस टाइप से लक्षण होते हैं मलेरिया के। लेकिन मलेरिया को सबसे पहले किसने खोजा, कैसे खोजा, और मलेरिया कितने प्रकार का होता है, कौन सा मलेरिया ज़्यादा खतरनाक होता है, तो इस टाइप से ढेर सारे प्रश्नों के उत्तर हमको इस टॉपिक में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, ये पार्ट आपका 1 है क्योंकि ये एक बड़ा पार्ट है, मलेरिया एक बड़ा टॉपिक है। तो ये पार्ट थोड़ा सा, ये इसमें थोड़ा पार्ट है और बाकी जो दूसरा पार्ट आएगा हम उसमें आपको पूरा और बता देंगे जो भी इसमें रह गया है। तो देखिए, अगर आपको पूरा का पूरा मलेरिया अच्छी तरीके से समझना है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 आप दोनों देखें, क्योंकि अगर आपने सेकंड पार्ट नहीं देखा तो आपका अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि आधा इसमें है और लगभग आधा उसमें होगा, दूसरे पार्ट में होगा। क्योंकि इसमें आ नहीं पाता है तो ये बड़ा टॉपिक है, इसलिए दिक्कत होती है। तो देखिए, यहाँ पर पार्ट 1 बनाए दे रहे हैं। इसका पार्ट 1 बताएंगे कि मलेरिया क्या होता है और मलेरिया के प्रकार बता देंगे इसमें। देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं मलेरिया। ठीक, मलेरिया दलदली क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाला, मलेरिया दलदली क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली गंदी गैस तथा नम वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। मतलब मलेरिया कहाँ होगा? देखिए, ये सब चीजें अपने दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हैं। दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हम लोग आए दिन बीमार रहते हैं, किसी को मलेरिया होता है, किसी को डेंगू होता है। सारे के सारे रोग और उसके उपचार हम इसमें पढ़ाएंगे। अगर आपने इसको सही से पढ़ लिया तो ये आपके दैनिक जीवन में भी उपयोगी होंगे। देखिए, मलेरिया होगा कहाँ पर, मलेरिया कहाँ पर पनपता है? तो जहाँ पर की मिट्टी नम रहती है, मतलब जैसे आसपास कहीं गंदा पानी भरा हुआ है या पर कहीं पर नाला निकला हुआ है या जो है नाली के बाहर पानी बह रहा है सड़क पर, तो इस टाइप से जहाँ पर मतलब गंदा स्थान होगा और जब मिट्टी नम हो जाएगी तो एक दलदल तरीके से हो जाएगा, मतलब कीचड़ जहाँ पर ज़्यादा इकट्ठा होगा तो उससे गैसें वगैरह निकलेंगी। गैसें आपका जैसे मेथेन वगैरह निकलेगी गैस, तो गैसें निकलती हैं और वहाँ पर जो नमी होती है तो नमी और गैस के द्वारा, क्योंकि ये एक प्रोटोजोअन्स द्वारा होने वाला है। प्रोटोजोन जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इस टाइप से। तो जो प्लाज्मोडियम है वो भी एक प्रकार का प्रोटोजोअन है। जैसे आप पूरा पढ़ चुके हैं कि माला असली में काला पीला, तो माँ से मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। तो इस टाइप से आप पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक, तो ये जो मलेरिया है, मलेरिया एक प्रकार का प्रोटोजोअन्स के द्वारा होता है। और प्रोटोजोअन्स कहाँ रहते हैं? जहाँ पर नम भूमि होगी, गंदा स्थान होगा, तो वहां पर मलेरिया आसानी से पनप जाएंगे। ठीक, तो इसीलिए लिखा है मलेरिया दलदली क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली गंदी गैस तथा नम वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। मच्छर से मलेरिया रोग का पता, मच्छर से मलेरिया रोग का संबंध सर्वप्रथम लॉन्सिसी ने स्थापित किया था। ठीक, किसने स्थापित किया? लॉन्सिसी ने स्थापित किया। मतलब मच्छर के द्वारा मलेरिया होता है, मतलब मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ये सबसे पहले किसने बताया था? तो लॉन्सिसी वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया था? लॉन्सिसी ने बताया था कि मनुष्य और मच्छर के बीच में कुछ ना कुछ संबंध जरूर है। क्यों? क्योंकि जब मच्छर काटता है तो मनुष्य में रोग हो जाता है, या मनुष्य के द्वारा मच्छर में पहुंचता है और फिर मच्छर के द्वारा मनुष्य में पहुंचता है। इस टाइप से जो वाहक काम करता है वो मच्छर करता है। तो ये सब किसने बताया? तो लॉन्सिसी वैज्ञानिक ने बताया था। आगे इसके बाद चार्ल्स अल्फांसे, कौन वैज्ञानिक? चार्ल्स अल्फांसे लेब्रॉन। एक ही वैज्ञानिक का नाम है, 4 नाम नहीं है। चार्ल्स अल्फांसे लेब्रॉन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, किसके द्वारा? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। ठीक, तो किसने? चार्ल्स अल्फांसे लेब्रॉन नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। किसके द्वारा होता है? जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम
प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। ये किसने बताया? चार्ल्स अल्फांसे लेवरान ने बताया। तो देखिए लांसिसी ने क्या किया, मलेरिया और मच्छर के बीच जो मनुष्य है, मनुष्य में जो मलेरिया रोग होता है और मच्छर में जो संबंध होता है उसको बताया। और जो चार्ल्स अल्फांसे लेवरान थे उन्होंने क्या बताया कि जो मलेरिया रोग होता है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि मलेरिया किसके कारण से होता है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण से होता है। लेकिन ये किसने बताया? तो ये चार्ल्स अल्फांसे लेवरान ने बताया। आगे डॉक्टर रोनाल्ड रॉस, कौन? डॉक्टर रोनाल्ड रॉस, सन कौन सा? 1894 ने मादा एनोफ्लीज मच्छर, कौन सा मच्छर? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मादा एनोफ्लीज मच्छर के आमाशय में प्लाज्मोडियम की उशिष्ट को खोजा था। ठीक, प्लाज्मोडियम की उशिष्ट को खोजा था। देखिए प्लाज्मोडियम की उशिष्ट को किसने खोजा? तो रोनाल्ड रॉस ने खोजा। किसने खोजा? रोनाल्ड रॉस ने खोजा। और कहाँ खोजा? एनोफ्लीज मच्छर के आमाशय में। किसमें? आमाशय में। तो आपसे पूछा सकता है कि प्लाज्मोडियम उशिष्ट का निर्माण कहाँ होता है? प्लाज्मोडियम उशिष्ट का निर्माण कहाँ होता है? तो एनोफ्लीज मच्छर के आमाशय में होता है। कहाँ होता है? आमाशय में होता है। इसके लिए सन 1902 में इनको क्या नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक, तो यहां पर 3 वैज्ञानिक हो गए, लांसिसी, चार्ल्स अल्फांसे लेवरान, रोनाल्ड रॉस। ये 3 वैज्ञानिक हो गए। पहले को किसने क्या बताया? लांसिसी ने क्या बताया? मलेरिया रोग और मच्छर के बीच में संबंध स्थापित किया। ठीक, दूसरा कौन सा वैज्ञानिक? चार्ल्स अल्फांसे लेवरान ने क्या बताया कि ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। तीसरे वैज्ञानिक कौन आए? रोनाल्ड रॉस आए। तो रोनाल्ड रॉस ने क्या बताया कि जो उशिष्ट बनते हैं, प्लाज्मोडियम के जो उशिष्ट बनते हैं वो मादा एनोफ्लीज मच्छर के आमाशय बनते हैं, इसलिए लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिल गया था। तो ये 3 वैज्ञानिकों का काम हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे वैज्ञानिक कौन से? ग्रासी, बिगानामी, ठीक, ग्रासी, बिगानामी, बिस्टियन नैली, बिस्टियन नैली, ये 3 वैज्ञानिक ग्रासी, बिगनामी और बेस्टियन नैली ने क्या किया? मादा एनाफ्लीज में प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र का अध्ययन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल होता है, जीवन चक्र मतलब लाइफ साइकिल, तो जो प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल होता है, तो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल का अध्ययन किसने किया? तो ग्रासी, बिगनामी और बेस्टियन नैली ने मादा एनाफ्लीज के लाइफ साइकिल का अध्ययन किया। तो यहां पर हमारे कितने वैज्ञानिक हो गए? 1, 2, 3 और कितना? 4 वैज्ञानिक हो गए। 4 वैज्ञानिकों का काम हमको बताना है। ये पूछे भी जाते हैं कंपटीशन वगैरह में। आपसे पूछ दिया कि बताइए प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र किसने बताया था? तो ग्रासी, बिगनामी और बेस्टियन नैली ने बताया था। आपसे पूछा जाए कि जो है प्लाज्मोडियम के उशिष्ट को किसने खोजा था? तो रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। मच्छर और मलेरिया और मनुष्य का संबंध के विषय में किसने? मच्छर जो मलेरिया रोग फैलाता है उसका संबंध और मनुष्य का संबंध को किसने बताया था? तो लांसिसी वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये था कुछ मलेरिया के विषय में जानकारी। अब देखते हैं मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम क्या होता है? अब हम जानेंगे कि प्लाज्मोडियम क्या होता है। अभी मलेरिया के विषय में जान लिया कि किसने खोजा, किसने नाम दिया, किसने उशिष्ट खोजा, ये सब जान लिया। अब हम जानेंगे प्लाज्मोडियम क्या होता है। तो देखिए प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ संघ, अर्थात जो फाइलम प्रोटोजोआ है, फाइलम कौन सा? संघ मतलब क्या होता है? फाइलम। तो जो फाइलम प्रोटोजोआ है, फाइलम प्रोटोजोआ में जो क्लास स्पोरोजोआ है, फाइलम प्रोटोजोआ, और फाइलम प्रोटोजोआ में क्लास कौन सा? स्पोरोजोआ का सदस्य है। कौन? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? तो फाइलम प्रोटोजोआ के क्लास स्पोरोजोआ का सदस्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है आपसे कि जो प्लाज्मोडियम है इसका क्लास क्या है? तो स्पोरोजोआ। फाइलम कौन सा है? तो प्रोटोजोआ। ठीक, प्रोटोजोआ हमने कक्षा 11 में पूरे का पूरे प्रोटोजोआ पढ़ाया है। पूरा प्रोटोजोआ क्लासिफिकेशन बताया है, पादप सम प्रोटिस्टा, जंतु सम प्रोटिस्टा और जो और उसके बाद कवक सम प्रोटिस्टा, इस हिसाब से हमने पूरा कक्षा 11 में बताया है। ठीक, पूरा का पूरा पढ़ा दिया। अगर आप इसको स्पोरोजोआ को जानना चाहते हैं तो आप उसमें जाकर जान सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं वहां से। तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ संघ के वर्ग अर्थात क्लास स्पोरोजोआ का सदस्य है। इसका जीवन चक्र 2 पोषदों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 पोषदों मनुष्य तथा मादा एनाफ्लीज पूरा करता है। मतलब
ये जो इसका जीवन चक्र होता है 2 पोषदों में पूरा होता है। किसका? प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ परजीवी है, इसका जीवन चक्र 2 पोषदों में पूरा होता है। किसमें पूरा होता है? नंबर 1 होता है पूरा मनुष्य में, और नंबर 2 मादा एनाफ्लीज मच्छर में। तो ये 2 पोषदी है, अर्थात यह 2 पोषदी परजीवी होता है। आपसे पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा गया है कि प्लाज्मोडियम कितने पोषदी परजीवी है, तो ये 2 पोषदी परजीवी है। आपसे पूछा जाएगा इसका पहला पोषद कौन सा है, इसका दूसरा पोषद कौन सा है, तो ये सारे प्रश्न आगे देखते हैं इसमें। तो 2 पोषदी परजीवी है। मनुष्य इसका प्रथम पोषद, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मनुष्य इसका प्रथम पोषद तथा मादा एनाफ्रीज मच्छर इसके द्वितीय पोषद अर्थात सेकेंडरी होस्ट होता है। प्रथम पोषद मतलब प्राइमरी होस्ट और द्वितीय पोषद मतलब सेकेंडरी होस्ट। तो मनुष्य इसका प्रथम पोषद है और जो एनाफ्लीज मच्छर है वो इसका द्वितीय पोषद है। दिमाग में बिठा लीजिए, बहुत बार पूछा गया है ये। प्लाज्मोडियम की 4 जातियां, देखिए जो प्लाज्मोडियम है तो प्लाज्मोडियम की कई जातियां भी होंगी। जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है इसकी कई जातियां होंगी, तो उसमें से जो 4 जातियां हैं, किसकी जातियां? प्लाज्मोडियम की कितनी जातियां? 4 जातियां। क्या करती हैं जातियां? मनुष्य में 4 प्रकार की मलेरिया फैलाती हैं। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का मलेरिया फैलाती हैं, अर्थात प्लाज्मोडियम की 4 जातियां 4 प्रकार का मलेरिया रोग फैलाएंगी। और कौन कौन से मलेरिया रोग होते हैं? तो मलेरिया रोग निम्न प्रकार के हैं, देखते हैं क्या। तो देखिए 4 जातियां किसकी? प्लाज्मोडियम की क्या फैलाती हैं? मलेरिया रोग फैलाती हैं। ठीक, पोषद कितने? इसके 2 पोषद हैं। किसके? प्लाज्मोडियम के। कितने पोषद? 2 पोषद। पहला पोषद मनुष्य, दूसरा पोषद मादा एनाफ्लीज। दिमाग में उठा लीजिए इसको, आगे देखते हैं। निम्न प्रकार का होता है। देखिए हम यहाँ पर 2 बता दिए, आपको बता दें किसी किसी किताब में हो सकता है 3 दिए हो और किसी किसी किताब में 4 दिए होते हैं, तो आप कंफ्यूज ना होना, हम यहाँ पर 4 पढ़ लेंगे, क्योंकि 4 दिए गए तो हम 4 पढ़ लेंगे। अगर किसी में 3 दिए गए होंगे तो आप ये ना कहना कि ये कहाँ से बता दिया। तो किसी किसी किताब में 3 दिए गए हैं मलेरिया मतलब जातियों का, और किसी में 4 दिए गए हैं। ठीक, तो पहला आता है सुदम तृतीयक मलेरिया। पहला कौन सा है? सुदम तृतीयक मलेरिया, बेनिग्नेट्रेशन मलेरिया, बेनिग्नेट्रेशन मलेरिया। ठीक, देखते हैं पहला कौन सा है इसमें? सुदम तृतीयक मलेरिया, बेनिग्नेट्रेटेन मलेरिया। क्या है इसका नाम? बेनिग्नेट्रेटेन मलेरिया। ठीक, तो देखते हैं ये क्या है। तो इस प्रकार का मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। आपसे पूछा जाएगा बेनिग्नेट्रेटेन मलेरिया या सुदम तृतीयक मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा होता है। वाइवेक्स एक जाति है, किसकी? प्लाज्मोडियम की। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा होता है। और इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है कि इस मलेरिया रोग में जो ज्वर की पुनरावृत्ति है, जो बुखार की पुनरावृत्ति है, वो 48 घंटे के बाद होती है। मतलब क्या है? देखिए जब इस टाइप का मलेरिया होगा आपको, जब इस टाइप का मलेरिया होगा तो उसमें होगा क्या कि आपको बुखार आया, आप बुखार से संक्रमित हो गए, फिर उसके बाद आपको बुखार उतर जाएगा। बुखार उतरने के बाद फिर 48 घंटे के बाद फिर से आपको बुखार उतना ही तेज आएगा। मतलब हर 48 घंटे के बाद बुखार आपको आता रहेगा। अगर आपने दवाई नहीं कराई तो अगर आपने दवाई नहीं कराई तो हर 48 घंटे 48 आवर्स के बाद आपको पुनः बुखार आता रहेगा। और ये बुखार किसके द्वारा होगा? सुदम तृतीयक मलेरिया जो किसके द्वारा होगा? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा होगा। ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा जब मलेरिया होगा तो बुखार 48 घंटे बाद आएगा आपको। मतलब आएगा फिर 48 घंटे मतलब चला जाएगा, फिर 48 घंटे बाद आएगा, फिर चला जाएगा, फिर 48 घंटे बाद आएगा। तो इस प्रकार का कहता है सुदम तृतीयक मलेरिया कहलाता है। अगला देखते हैं दुर्दम तृतीयक मलेरिया, मैलिग्नेंट टर्टेन मलेरिया। दुर्दम तृतीयक मलेरिया, मैलिग्नेंट टर्टेन मलेरिया, ये क्या होता है? ये खतरनाक होता है, ये बहुत ही खतरनाक होता है। देखिए यह मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही चीज तो आपको याद रखना। देखिए आपको केवल 2 चीज याद रखना है, बुखार की पुनरावृत्ति कितने घंटे बाद हो रही है और किसके द्वारा हो रहा है, इसके नाम। 3 चीजें, नाम याद रखिए कि कितने प्रकार का होता है, दूसरा बुखार कितनी देर बाद आता है और फैला कौन रहा है। तो देखिए बुखार आता है 48 घंटे बाद, फैला रहा है वाइवेक्स, और यह है कौन सा? सुदम तृतीयक मलेरिया। इसी प्रकार से दुर्दम तृतीयक मलेरिया फैलाता कौन है? तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। बुखार की पुनरावृत्ति कितने घंटे बाद है? 48 घंटे बाद है। ठीक, तो ये हमको याद रखना पड़ेगा, इतना याद रखेंगे तो हमारा लिख जाएगा। तो मैलिग्नेंट टर्टेन मलेरिया क्या होता है? यह मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। किसके द्वारा? प्लाज्मोडियम
फैल्सिफेरम के द्वारा फैलता है। इस प्रकार के मलेरिया में ज्वर की पुनरावृत्ति कितने घंटे बाद? 48 घंटे बाद। वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम, लेकिन एक उससे ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक, देखते हैं। परंतु इसके संक्रमण के परिणाम स्वरूप, परंतु जब इसका संक्रमण होगा तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? जो हमारे शरीर में आरबीसी अर्थात रेड ब्लड कॉर्पस अर्थात रेड ब्लड सेल्स, जो लाल रुधिराणु होंगे वो समूहों में चिपक कर, अर्थात वो सभी आरबीसी क्या होंगी? चिपक जाएंगी। चिपकने के बाद क्या बन जाएगा? एक पिंड बन जाएगा। ठीक, चिपक कर रुधिर केशिकाओं के मार्ग को अवरुद्ध कर देते। देखिए, रुधिर केशिकाएं छोटी छोटी आरबीसी बह रही हैं, लेकिन जब आरबीसी चिपक जाएंगी तो क्या बन जाएगा? गोल गोल पिंड बन जाएंगे। और देखिए, जो केशिकाएं हैं, रुधिर केशिकाएं हैं, वो तो पतली हैं, तो जब वो पिंड बन जाएंगे आरबीसी के तो रुधिर केशिकाओं में फंस जाएंगे। और जब फंस जाएंगे तो क्या होगा कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही से नहीं हो पाएगा। और जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो क्या? हार्ट अटैक वगैरह होकर व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो वही बताया गया है इसमें कि इसके संक्रमण के परिणाम स्वरूप संक्रमित लाल रुधिराणु आरबीसी समूह में चिपककर रुधिर केशिकाओं के मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं। मतलब क्या बना देते हैं? थ्राम्बोसिस कर देते हैं। वो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? थ्राम्बोसिस कहलाती है। ठीक, थ्राम्बोसिस कर देते हैं, अर्थात थ्राम्बोसिस हो जाती है जिससे रुधिर परिसंचरण बाधित हो जाता है। क्या होता है? जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो क्या होता है? बाधित हो जाता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। क्या होती है? रोगी की मृत्यु होती है। तो ये ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इसमें आरबीसी चिपक जाती हैं और चिपकने के बाद जो केशिकाएं होती हैं उनको जो है ब्लॉक कर देती हैं। हमारा ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है और बंद होने के बाद वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये खतरनाक ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हमने पहला और दूसरा जान लिया। अभी देखिए हमारा तीसरा और चौथा बचा हुआ है। और इसके बाद मलेरिया के उपचार का है। भाई, मलेरिया किसी को हो जाए तो उसको कौन सी दवाई देंगे, इसको नियंत्रित कैसे रख सकते हैं, तो ये सब हम जानेंगे पार्ट 2 में। किसमें जानेंगे? पार्ट 2 में जानेंगे। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके पूछिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।